हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब। कल के लेक्चर में हमने मोहम्मद गौरी के बारे में, उससे पहले हमने गजनी और उससे पहले जो हम पे मोहम्मद बिन कासिम से भारत पर आक्रमण हुए, मोटा मोटा हमने अरब और तुर्क आक्रमणों को पढ़ लिया था। मैं फटाफट से एक बार रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले 712 में हम पे अटैक किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अरब से वो पहला आक्रमण था। क्यों आक्रमण पे उस समय होने शुरू हुए उसका भी फटाफट मैंने रीजन लिखवाए थे। सबसे पहला कारण था कि भारत में आंतरिक जो राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे, तो उन्होंने फूट डली हुई पे और ज्यादा मसाला छिड़क के मजे ले लिए थे। दूसरा, भारत में धन दौलत बहुत थी, वो हमेशा दूसरे राजाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। तीसरा, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में आपसी विवाद चल रहे थे, तो विवाद से बचने के लिए भारत की ओर रुख करते थे। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण था वो इस्लामियत फैलाने के लिए भारत में आए। इस क्रम में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण में भारत में अरब से हुआ और अरब से आया मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में लूटा था सिंध और 713 में लूट लिया था मुल्तान। दोनों की एक राजधानी बना दी थी, अल मंसूरी। फिर उसके बाद वो भारत पर जजिया कर लगा के चला गया था, और ये जजिया कर एक सुरक्षात्मक कर था जो गैर मुस्लिमों को लगा करता था। फिर उसके बाद आया मोहम्मद गजनी। गजनी की से पहले हमने देखा अल्पतगीन भी आए, सुबतगिरी भी आए, लेकिन वो खास फेमस नहीं हो पाए। इस वंश का सबसे जो महत्वपूर्ण शासक हुआ, सुल्तान हुआ, वो गजनी हुआ। गजनी 1998 में 1998 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और 1030 तक उसने शासन किया। 1001 से 1027 तक उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए, जिनमें से सबसे फेमस उसकी सोमनाथ की लूट हुई। और 1027 में वो उसका आखिरी विद्रोह जाट के खिलाफ था, जिन जाटों ने उसे बीच में रोका था। फिर उसके बाद तुर्कों का दूसरे चरण में जो आक्रमण की नींव संभाली वो संभाली मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने पहले डायरेक्ट गुजरात से घुसने की कोशिश करी, तो गुजरात से जब घुसने की कोशिश करी तो नायिका देवी ने उसके सारे मंसूरों पे पानी फेर दिया। फिर वो धीरे धीरे मुल्तान पंजाब वाले एरिया को जीत के भारत में एंट्री करने लगा। जैसे ही वो चौहानों की सीमाओं को उल्लंघ के यहाँ पे आने लगा चौहानों के क्षेत्र में, तो चौहानों में पृथ्वीराज चौहान से उसका टकराव हुआ। सबसे पहला तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, ये डेट पूछी जाती है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया गया माफी मांगने के बाद। और फिर अगले ही साल मोहम्मद गौरी ने दोबारा आक्रमण किया। इस युद्ध में मैंने तुम्हें बताया था जयचंद्र ने कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, क्योंकि जो जयचंद्र की बेटी थी संयोगिता, उसने जाके विवाह कर लिया था पृथ्वीराज चौहान से। और फिर 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को भी आके मोहम्मद गौरी मार देता है। ठीक है, बहुत सारी कहानियां जिसमें मैंने बताया था पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखी। चंद्रबरदाई बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने आवाज सुन के मोहम्मद गौरी को मार दिया था, और बाद में उनकी आपसी साजिश थी कि हम एक दूसरे को खंजर मार देंगे। लेकिन मेडाइवल हिस्ट्री के जो मजबूत तथ्य हैं वो बताते हैं कि मोहम्मद गौरी 1206 में खोखर जातियों से लड़ता हुआ मारा गया था। और 1206 में जब मोहम्मद गौरी मरा तो उससे पहले उसके 3 सुल्तान थे। यहां तक हमने जिक्र कर लिया। सुल्तान कह रहा हूं, उसके 3 गुलाम थे। सबसे जो महत्वपूर्ण उसका गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी जो गुलाम थे उसका नाम था ख्वाजा और यालदोज। यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, देखो रिवीजन करने में कितनी देर लगी? मुश्किल से मुश्किल मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट लगी होंगी, और हमने अरब और तुर्क आक्रमण के इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया। तो आप कोई भी चीज पढ़ें तो उसके मेन पॉइंट्स को लिख लें, सो दैट अगर एग्जाम्स में वो लिखने के लिए आए तो आप मेन लिख दे। देखिए, कहानी लिखेंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। मेन पॉइंट हमें आने चाहिए। अब हम जानते हैं कि इस मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक यालदोज, एक ख्वाजा। जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी के मरने के बाद भारत पे आके दिल्ली वाले एरिया पे जो कब्जा कर लिया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर लिया। और ऐबक कर ने जब वहां पे कब्जा किया तो वहां पर पहले मुस्लिम वंश की भारत में स्थापना करी, जिस वंश का नाम था गुलाम वंश। ठीक है, तो आज हमें भारत में पहले मुस्लिम वंश को पढ़ना है अच्छे से, गुलाम वंश को। इसके बाद हम और वंश को पढ़ेंगे। गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। ये 5 वंशों को मिला के जो इतिहास बनता है, उस पूरे 5 के वंश को इतिहास को हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इनका मेजर पॉइंट था दिल्ली। इन्होंने दिल्ली पे ही कब्जा किया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में हमें टोटल 5 वंशों को पढ़ना होता है। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। लोधी वंश में जब आखिरी राजा इब्राहिम लोधी बैठा होता है तो उधर से बाबर आ जाता है। बाबर लोधी को मार के दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह खात्मा कर देता है, और फिर वो एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको बोलते हैं मुगल वंश। ठीक है, तो आज हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसकी स्थापना दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। ठीक है,
ये पूरी दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल लिखा है 1206 से 1526 तक, ये पूरी दिल्ली सल्तनत का काल रहा। 1206 से 1526 मोटे मोटे 320 साल। 320 साल इस समय पर अगर भारत पे किसी ने राज करा तो वो कौन थी? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अच्छे से दिमाग के तार खोल लो। पता चला कोई कहीं लगा पड़ा है, कोई कहीं लगा पड़ा है, ऐसे मजा नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया अच्छी अच्छी इसमें कहानियां हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, और दूसरी बात आपको अपने भारत के बारे में जानने के लिए मिलेगा, और जानने के लिए तो मिलेगा साथ में आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम अपना पढ़ना शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। देखो इंग्लिश में तो पता नहीं क्या लिख जाते हैं, सुल्तानेट। आप पढ़ोगे तो सुल्तानेट ही है भाई, हम तो हिंदी वाले हैं। दिल्ली सल्तनत, अब आ रहा है मजा, है ना। पूरे दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल क्या रहा? 1206 से 1526। ठीक है, 1206 से 1526। अब इस दिल्ली वंश में 5 वंश आए, वो एक बार मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। ठीक है, दूसरा वंश था, जो गुलाम वंश के बाद जो वंश आया वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आए तुगलक साहब, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा, फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना होगा आपने, वो सब इसमें आए। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आया। एक फालतू का वंश भी आया था, सैयद वंश। बस इसने वास्तुकला पर ध्यान दिया, खास इसका जिक्र नहीं है। लेकिन फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे लोधी वंश। लोधी वंश में महत्वपूर्ण राजा अपना अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 वंशों को हमें पढ़ना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 5 वंश हैं। हालांकि इन्हें याद करने की ट्रिक होती है, लेकिन 5 वंशों में क्या ट्रिक याद करना, इनका कार्यकाल से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। पूछ लेते हैं कई बार पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, इसलिए तुम्हें इन वंशों की ईयर याद होने चाहिए। ये 1206 से 1290 तक शासन पे रहे। सबसे छोटा रहा ये 1290 से कुल 1320, 30 साल के लिए। फिर 1320 से 1414 सबसे लंबा कार्यकाल रहा तुगलकों का। फिर 1414 से 1451 तक रहे सैयद, और फिर 1451 से 1526 तक रहा लोधी वंश। ये कार्यकाल पूछ लेता है। अगर आप रेलवे क्लासी, चपरासी, सफाई कर्मी, गैंग कर्मी वगैरह के एग्जाम से देखेंगे तो वहां पे पूछ लेते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे कम कार्यकाल किसका था, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था। तो सबसे ज्यादा कार्यकाल आप देखेंगे तुगलकों को था। ठीक है, और सबसे कम कार्यकाल खिलजियों का था। तो यहां से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको याद करने की अगर आपको ट्रिक चाहिए कि कैसे वंश आया, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो। सांस लो, लोगे नहीं लोगे। ठीक है, तो देखो गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खा से हो जाएगा खिलजी वंश, ता से हो जाएगा तुगलक वंश, सा से हो जाएगा सैयद वंश, और ले से हो जाएगा लोधी वंश। देखो यार, तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें दुनिया भर की चीजें माइंड में रखनी है। हो सकता है कि तुम सीक्वेंस गड़बड़ा दो। हमारा क्या है, हमारा तो इन्हें पढ़ाना है डेली का, तो हमारी तो रट जाती है। लेकिन आप तो पढ़ रहे हो, आपको तो बाकी सब भी पढ़ना है, तो कई बार दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। और यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तुम भूल जाओगे, ले भैया मामला 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो ट्रिक भी याद कर सकते हो। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो मतलब गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, फिर तो से तुगलक वंश, सास से सैयद वंश, और ला से लोधी वंश। 5 का सीक्वेंस याद हो गया, मजा आ गया ना। तो ये इसे ऐसे याद कर सकते हो। अब सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, याद रखना तुगलक वंश का, और सबसे छोटा कार्यकाल था खिजलियों का। देखो ना, 1320 से 1414 कितने साल हो गए, 94, 94 साल। 94 साल अगर भारत पे किसी ने शासन करा तो वो कौन थे, तुगलक वंश थे। जबकि इसका देखो सिर्फ 30 साल तक शासन करा किसने, खिलजी वंश में। इसी में पढ़ना है अपने को अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक खिलजी का वंश का अलाउद्दीन खिलजी राजा रहा। उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी थे, लेकिन उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनमें से देखो सबसे पहले क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। इनमें क्वेश्चन आते हैं कि किसका कार्यकाल कितना लंबा रहा। एक तो क्वेश्चन की कैटेगरी इसमें ये होती है। दूसरा पूछते हैं इनके संस्थापकों के नाम, कि इन वंश पे स्थापना किसने करी। तो गुलाम वंश की स्थापना करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करी, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश की स्थापना करी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना करी गयासुद्दीन ने, गयासुद्दीन। इसी का नाम गाजी मलिक भी था। सैयद वंश की स्थापना कर देते हैं खिज्र खान।
ठीक है। और लास्ट में लोधी वंश की स्थापना करते हैं बहलोल लोधी। बहलोली सिक्का भी चलाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे बहलोल लोधी। देखो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से वंश का कौन स्थापक था, तो आपको पता होना चाहिए। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी? जलालुद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने करी? गयासुद्दीन तुगलक ने। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने। इसी बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी को हमें पढ़ना है। यहां पर हमें ये देखो, अगर इतनी चीजें याद होंगी तो यहां से हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ये 1-2 बार 4-5 बार आप लिखेंगे, याद करेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। कॉपी में लिख लो इसको। ये इनके संस्थापक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन। बोल बोल के याद किया करो, ठीक है। शर्माना बिल्कुल नहीं, बोल बोल के याद किया करो, सब याद हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। अभी बहलोल लोधी को पढ़ेंगे। इसने आगे जाके एक सिक्का चलाया था, बहलोली सिक्का, जो बहुत समय तक चलता रहा। आगे जाके उसको अकबर बंद करेगा, ठीक है। ये अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपने सबसे पहला वंश गुलाम वंश, ठीक है। चलिए एक तो पता नहीं, जिस समय मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ ना उसी समय ये पीछे कीर्तन भागवत हो रही है, गाने चला के छोड़ देते हैं। अब भैया भगवान की बात है, कुछ कह भी ना सकते, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला हमारा वंश शुरू होता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश कब से कब तक चला? तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा, ठीक है। अब देखो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। देखो जब मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में आता है ना, तो वैसे तो उसके बहुत बहादुर सेनापति होते हैं, लेकिन मुख्यतः उसके 3 सेनापति होते थे। एक होता है ऐबक, एक होता है यालदोज और एक होता है कुवाजा, ठीक है। मोहम्मद गौरी के सबसे मुख्य 3 सेनापति होते हैं ये। एक ऐबक होता है, एक यालदोज होता है, एक कुवाजा होता है। लेकिन जो ऐबक होता है ना, ये गौरी की बेटी को फंसा लेता है। और गौरी तो इधर उधर पृथ्वीराज चौहान से लड़ने में लगा रहता है, 1-1.5 साल तक जाता ही नहीं अपने वहां पे दरबार में। इतने गौरी की बेटी को कौन फंसा लेता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब गुलाम के साथ साथ, ये गुलाम तो भले ही है लेकिन इसका मुख्य सेनापति भी है, साथ में दामाद भी बन जाता है। तो जब दामाद बन जाता है तो इससे और इससे आगे कौन निकल जाता है? ऐबक। तो इसका रिश्ता इससे खास हो जाता है। ये बेचारे सिर्फ रह जाते हैं इसके सेनापति, ये सेनापति प्लस बन जाता है दामाद। अब बेचारा है तो गुलाम। तो जब ये गौरी की बेटी से शादी कर लेता है तो गौरी को पता चलता है यार मेरा गुलाम सेनापति तो बड़ा तेज निकला, मैं वहां युद्ध की तैयारी कर रहा था पृथ्वीराज चौहान से, इसने मेरी बेटी फंसा ली। तो जाता नहीं, मैं इसे मार दूंगा, ये है वो है। तब गौरी की बेटी समझाती है तुम ऐबक को मारोगे तो तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा पापा, तुम ऐबक को नहीं मार सकते। गौरी कहता है अरे यार ये क्या हो गया। अब फिर गौरी भी देखता है यार बेटी है, बेटी की पसंद है, चल कोई बात नहीं। अब मोहम्मद गौरी की जो बेटी थी वो तो रईस बहुत अच्छे परिवार से थी, वो गुलाम के साथ कैसे रह ले, क्योंकि गुलाम के पास कौन से महल हो रहे हैं, वो तो एक कुटिया में पड़ा रहेगा झुग्गी झोपड़ी में। तो गौरी की बेटी गौरी से बोलती है पापा देखिए अभी अभी आप गए थे राजस्थान, पृथ्वीराज चौहान को हरा के आ गए हो, उधर जयचंद को भी हरा दिया है, वो सारी जगह खाली हो गई है, इसको दे दो ना, इसके साथ ही वहां पे बड़े बड़े महल है, मैं उसके साथ रह लूंगी। तो गौरी क्या बोलता है दिल्ली भारत में मैंने जितनी भी जगह जीती है जाके तू कौन चला जा तू। और गौरी द्वारा जीती गई सारी जगहों को आके कौन घेर लेता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब घेर लेता है आके, तो आने के बाद एक वंश की स्थापना करता है भारत में, जिसको क्या बोलते हैं? गुलाम वंश। कब करता है? 1206 में। और 1206 में मोहम्मद गौरी की हो जाती है मौत, तो इसको रोकने वाला कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो कैसे स्थापना हुई गुलाम वंश की, समझ गए। अब जब ये 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है और पूरा दिल्ली इसके कंट्रोल में आ जाता है, तो भाई इनके और इनके खुजली उठती है कि भाई क्या बात है, हम भी तो सेनापति थे। ऐबक क्लियरली बोल देता है पूरा लाहौर तक, पूरा दिल्ली लाहौर तो मेरा है, उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये बोलते थे नहीं भाई गौरी के सेनापति तो हम भी थे, हमें भी दिल्ली में कुछ पार्ट चाहिए। ऐबक कर देता है क्लियरली मना। इतनी जब गौरी की मौत हो जाती है तो वहां पे गौरी के जो बेटे होते हैं बिल्कुल छपरी, बिल्कुल कुछ होता ही नहीं। तो यालदोज जाता है, कुवाजा जाते हैं, दोनों जाते हैं। और जाने के बाद जहां पे गौरी शासन कर रहा था अफगानिस्तान वाले एरिया में, गौर प्रदेश में,
वहां पे जाके गौरी के बेटों को मार काट के वहां पे शासन कौन संभाल लेते हैं? यालधोज और कुवाजा। और दिल्ली का शासन कौन संभाल लेता है? ऐबक। ठीक है। और ऐबक उस समय लगभग बूढ़ा होने की स्टेज में ही था, लगभग मरने की स्टेज में रहता है। तो यालधोज और ख्वाजा प्लानिंग बनाते हैं कि जब ऐबक मर जाएगा तो हम जाके दिल्ली को भी घेर लेंगे, तो ना गौरी रहेगा ना ऐबक, दिल्ली हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। तो ऐबक कहां चला जाता है गौरी के मरने के बाद? दिल्ली। और बाकी लाहौर से इधर वाला जो वेस्ट वाली जगह है वो किसके हाथ में जाती है? यालधोज और कुवाजा। ठीक है। अब देखो, जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है तो इसको बोला जाता है हातिम की उपाधि दी गई है। इसको किसकी उपाधि दी गई है? हातिम। हातिम एक सीरियल भी आता था, तुमने देखा होगा, उसमें हो होता मोटा सा। ठीक है। तो हातिम की उपाधि किसको दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कारण आता है क्यों इसको हातिम बोला गया। इसको हातिम इसलिए बोला गया क्योंकि ये गुलाम था, जमीन से जुड़ा हुआ था, तो गरीबों की बड़ी मदद करता था। और जो गरीबों की मदद करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हातिम। तो हातिम किसको बोला गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों बोला गया? क्योंकि गरीबों की मदद करता था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हातिम की उपाधि दिल्ली सल्तनत में किस वंश के राजाओं को मिली? तो किसको मिली? हातिम की उपाधि किसको मिली? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसको इतना ही नहीं, इसको हातिम के साथ साथ इसको लाख बख्श बोला गया। लाख बख्श क्यों बोला गया? क्योंकि ये लाखों रुपए का दान करता था। लाखों रुपए का दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी बोला गया। जब आप किताबें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो कहीं कहीं बोला जाएगा कि लाख बख्श। लाख बख्श जहां भी लिखा मिले समझ जाना बात किसकी हो रही है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? जो लाखों रुपए दान दे। ये गुलाम था, जमीन से जुड़ा हुआ था, गरीबों के दुख बड़े समझता था, तो कभी भी ये राजाओं की तरह नहीं रहा, ये बहुत ही साधारण इंसान की तरह रहा। और तो और इसने शपथ तक नहीं ली थी राजा की, सुल्तान बनने की इसने शपथ भी नहीं ली थी। अभी हम आगे उस चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी उपाधियां पढ़ रहे हैं। ये राजा बना तो इसके जीवन काल में इसको सबसे पहले क्या बोला गया? हातिम। हातिम की बोला गया क्योंकि गरीबों की करता था मदद। लाख बख्श क्यों बोला गया? क्योंकि लाखों रुपए करता था दान। और तो और इसको कुरान खान बोला गया। कुरान खान। कुरान खान क्यों बोला गया? क्योंकि इसको पूरी कुरान याद थी। पूरी कुरान का ये ज्ञाता था, पूरी कुरान का ज्ञाता। पूरी कुरान इसको याद थी, इसलिए इसको साथ में कुरान खान भी बोला गया। ये तीन उपाधियां जहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। तो संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को तीन उपाधियां दी गई। हातिम बोला गया क्योंकि गरीबों की मदद करता था, लाख बख्श बोला गया क्योंकि लाखों का दान देता था, और कुरान खान बोला गया कि क्योंकि पूरी कुरान का इसको ज्ञान था, पूरी कुरान इसको याद थी। जैसे हिंदू धर्म में किसी को हनुमान चालीसा याद है, किसी को रामायण याद है, किसी को महाभारत, किसी को कृष्ण लीला, किसी को शिव पुराण, किसी को विष्णु पुराण, किसी को मत्स्य पुराण, किसी को स्कंद पुराण, सब याद है ना। ऐसे ही इसको भी अपनी कुरान याद थी, इसलिए इसको क्या बोला गया? कुरान खान। अब देखो, जब ये राजा बनता है, तो जब ये राजा बनता है ना, तो पहला वंश होता है मुस्लिम, और चारों तरफ ही किससे घिरा होता है? भारतीयों से, हिंदुओं से। तो ये जानता है कि अगर मैं आते के साथ ही बहुत कट्टर पॉलिसी बना दूंगा तो आसानी से भारत के सारे राजा मिलकर हमें उखाड़ फेंकेंगे। तो ये थोड़ा नरम रहता है, ये नर्म रहता है, कोई भी बहुत ज्यादा एग्जैक्ट बहुत तगड़े स्टेप नहीं लेता, लेकिन कुछ कांड ऐसे कर देता है जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, जब ये राजा बन जाता है तो राजा बनने के बाद उपाधि लेनी होती है। आपने देखा होगा हमारी जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ मिनिस्टर, व्हाटएवर, कोई भी गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट होती है, आपको शपथ लेनी होती है, ओथ लेनी होती है। तो ये जब राज्याभिषेक अपना कराते थे, सुल्तान की गद्दी पर बैठते थे, गद्दी का भार संभालते थे, तो इनको भी शपथ लेनी पड़ती थी। और वो शपथ एक डिग्री टाइप हुआ करती थी। उस डिग्री को बोलते थे खिलत। उस डिग्री को क्या बोलते थे? उस डिग्री को बोलते थे खिलत। खिलत। ठीक है। तो राजा बनते समय जब आप शपथ लेते थे तो वहां के उस समय के जो मौलाना हुआ करते थे सबसे प्रसिद्ध, वो आके आपको शपथ दिलाया करते थे और वो आपको एक डिग्री देते थे जिसको बोलते थे खिलत। ये हर राजा के पास होती थी, लेकिन इसने क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खिलत की डिग्री को नहीं लिया। इसका मतलब इसने कभी भी सार्वजनिक तौर पे अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। इसने बोला मैं तो गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम हूं, मैं अपने आप को कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं दे सकता, मैं चुपचाप गद्दी पे बैठ के अपने समाज के गरीबों के लिए काम करना चाहता हूं। ठीक है। लेकिन इसने देखो, अगेन इनका शुरू से ही मोटिव रहा कि इनको इस्लामीकरण करना है, इनको इस्लाम कुछ भी करे, इस्लाम को फैलाना है। इसलिए इसने क्या करा, एक विष्णु मंदिर था। कौन सा मंदिर था? विष्णु मंदिर। राजस्थान हरियाणा के एरिया के पास एक विष्णु मंदिर था।
ये जाता है उस विष्णु मंदिर को तोड़ देता है और भारत में सबसे पहली मस्जिद बनवाता है, जिसको बोलते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो भारत में सबसे पहली मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, इससे पहले भली गौरी भी आया, गौरी से पहले गजनी आया, गजनी से पहले मोहम्मद बिन कासिम आया। वो मंदिरों को तोड़ के गए, नष्ट करके गए, लेकिन किसी ने भी भारत में मस्जिद नहीं बनवाई। मंदिरों को तोड़ देते, मूर्तियों को तोड़ देते थे। मूर्ति भंजक भी कहा गया गजनी को इसलिए क्योंकि वो मूर्तियों को तोड़ता था, लेकिन किसी ने भारत में मस्जिदों का निर्माण करवाना शुरू नहीं करा। स्वतंत्र भारत में अगर सबसे पहले किसी ने विष्णु मंदिर को तोड़ के पहली मस्जिद अगर बनाई तो वो कौन सी मस्जिद थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो विष्णु मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। ठीक है, इससे इनकी नीति क्लियर हो जाती है कि ये अपने धर्म का प्रसार करना चाहते हैं, ये दूसरे धर्मों को दबाना चाहते थे शुरू से ही। वो तो हम पहली क्लास में भी 1-1.5 घंटे में समझ चुके हैं। तो इसने जो गलत चीज करी वो क्या करी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को तोड़ा और विष्णु मंदिर को तोड़ के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया। इसके गुरुजी थे, इसके गुरु थे जिनका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, ये अपने गुरु बख्तियार काकी के लिए कुछ बनवाना चाहता था, मतलब उनको कुछ समर्पित करना चाहता था। तो आप अगर अफगानिस्तान के उस समय जाएंगे तो अफगानिस्तान में एक मीनार हुआ करती थी जिसको बोलते थे जाम मीनार। अफगानिस्तान में एक मीनार होती थी जिसको बोलते थे जाम मीनार। उस जाम मीनार से इंस्पायर होके उस जाम मीनार को इसको वो इतनी मोह लग गई, इतनी ज्यादा इसको भा गई कि सेम उस जाम मीनार जैसी ये भारत आया और भारत के मेहरौली में इसने कुतुब मीनार बनवाया। क्या बनवाया? मेहरौली में, दिल्ली में एक जगह पड़ती है मेहरौली, और दिल्ली में इसने कुतुब मीनार बनवाया। तो कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको समर्पित किया था? बख्तियार काकी को। समझे? बख्तियार काकी को समर्पित किया था। अब देखो, कुतुब मीनार वैसे 5 मंजिल का है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ एक बड़ी गलत चीज हुई कि इसका कार्यकाल रहा सिर्फ 1206 से 1210, कुल 4 साल ही तो ये जी पाया। अभी हम पढ़ेंगे 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, तो 4 साल में कुतुब मीनार कैसे पूरा हो जाता? तो इसके समय में सिर्फ कुतुब मीनार की 2 मंजिल ही बन पाई थी, लेकिन कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उस कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, लेकिन इसकी नींव किसने डाली थी? कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली। और किसके लिए बनवाता है? बख्तियार काकी। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली एक बात और है। यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि एक बख्तियार खिलजी है, एक बख्तियार काकी है। इसमें कंफ्यूज मत होना। बख्तियार काकी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरुजी, जबकि ये इतना लिख लिया, मैं मिटा देता हूं अभी। जो बख्तियार खिलजी था उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी, इसके शासन में बख्तियार खिलजी बिहार, बंगाल, मतलब भारत के ईस्टर्न साइड जाता है और ईस्टर्न साइड जाके अपने पैर पसारने की पूरी कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि वो इवन असम तक जाए, असम तक जाने की वो कोशिश भी करता है, क्योंकि असम में एरिया ऐसा है। देखिए, पूरी दुनिया में 3-4 जगह ऐसी हैं, वियतनाम हो गया, अफगानिस्तान हो गया, या नॉर्थ एंड ईस्ट हमारी कंट्रीज हो गई, या ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं या कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कोई बाहर का आके जीत ही नहीं सकता, क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल, कहीं पे बहुत घने जंगल है, कहीं बहुत घने पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वहां की लोकल जनता को वहां पे छुपने की जगह पता है। लेकिन जो बाहर से आएगा उसको क्या पता कौन सा जंगल में कौन सा कितना बड़ा गड्ढा कहाँ है। तो सेम बख्तियार खिलजी ने कई बार हमारे पूर्वी क्षेत्रों को जीतने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं जीत पाया। लेकिन हम जानते हैं कि इनकी एक नीति थी। क्या नीति थी? कि इस्लामियत को फैलाओ। इसलिए ये बिहार का उस समय का सबसे फेमस, और इवन आज तक भी हम सबने इसका नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं ना, तब हम गुप्त वंश में देखते हैं, जब गुप्त वंश का राज था तो उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ये नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था, और इसमें बौद्ध धर्म की मेनली शिक्षा दी जाती थी। नागार्जुन को जब हम पढ़ेंगे हम देखेंगे नागार्जुन का भी इसके प्रस्तावक रहे, इसके प्रिंसिपल रहे। कितनी महान नालंदा विश्वविद्यालय उस समय की रही होगी। वो उस समय बहुत बड़े बड़े चीनी यात्री भारत आए, कभी हुएनसांग आया, हुएनसांग तक यहाँ पर आकर रहा। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय था। आज भी आप जाएंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय भले ही टूट चुका है, लेकिन हमने उसे एज अ हिस्टोरिक प्लेस रख रखा है। ये बख्तियार खिलजी जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है।
क्यों आग लगा देता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ होते हैं, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ होते हैं, और वहां पे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने वाले बच्चे आते हैं। तो ये चाहते हैं कि इस्लाम धर्म को फैलाना है, और नालंदा विश्वविद्यालय में कौन से धर्म की शिक्षा दी जा रही थी? बौद्ध धर्म की। तो इसलिए आता है और बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को, पूरे विश्वविद्यालय को जला देता है। इतनी भीषण आग लगती है, इतने सारे ग्रंथ जल जाते हैं। कहा जाता है न जाने कितने हफ्तों महीने तक ये आग चलती रही। आप देखिए महीनों आग लगी थी नालंदा विश्वविद्यालय में, तो कितने ग्रंथ, कितनी पुस्तकें, कितनी किताबें हमारी जल गई होंगी। अगर वो किताबें हमारी नहीं जलती तो आज हम पे उस समय के और ज्यादा मजबूत इतिहास के ठोस सबूत होते। नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगा दी थी? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, ये चीज याद रखना। सबसे पहले कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद इसी ने बनवाई थी। अब होता क्या है, 1210 में ये चौगान खेलने जाता है। चौगान मतलब समझ गए, पोलो, घोड़े पे खड़े होकर टिक 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 करते हैं और बॉल मारते हैं। तो इसे भाई राजा है, उल्टे सीधे शौक तो होंगे ही होंगे। तो चौगान खेलने जाता है। अब चौगान खेलते खेलते गिर जाता है, घोड़ा कूद जाता है, इसकी छाती पे चढ़ जाता है बुरी तरह, 5-7 लात देता है इसकी छाती पे। बुढ़ाऊ वैसे था, चौगान खेलते हुए 1210 में गिर जाता है, घोड़ा इसकी छाती कुचल देता है बुरी तरह, मार काट देता है, 3-4 दिन जिंदा रहता है, फिर घायल इतना हो जाता है कि 1210 में चौगान खेलने की वजह से इसकी क्या हो जाती है? मौत। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में क्या हो जाती है? मौत। खासकर ज्यादा युद्ध नहीं करता, लेकिन भारत में कुछ चेंजेस कर देता है। तो हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा? हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसको हातिम बोला गया, हातिम के साथ साथ इसको लाख बख्श बोला गया, लाख बख्श के साथ साथ इसको कुरान खान बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि कुरान का अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, इसने कुतुब मीनार बनवाया, कुतुब मीनार। ठीक है, इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुतुब मीनार किससे इंस्पायर होके बनाया? तो जाम मीनार से। जाम मीनार कहां थी? अफगानिस्तान में। ठीक है, इसके गुरु कौन थे? गुरु थे बख्तियार काकी। अब देखिए एक चीज और, इसने राजस्थान में एक धार्मिक स्थल पे ही, जहां पर धार्मिक स्थल था हिंदुओं का, उसको तोड़ के वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर और बनवाया, जिसको हम बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन में कोई झोपड़ी बन गई थी, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया है? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो कई बार पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहली भारत में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके गुरु कौन थे? बख्तियार काकी। क्या खास इसने युद्ध पे अपनी रुचि दिखाई? नहीं दिखाई। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया? बख्तियार खिलजी ने जलाया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब देखो, इसका बेटा था आराम शाह। आराम शाह ऐसा था जो एक तो पूरा बिल्कुल वयस्क था, छोटा था, और ऊपर से उसमें राजा वाली कोई विशेषता ही नहीं थी, और ऊपर से अभी अपने नए नए पैर जमा रहे थे। जब ये नए नए अपने पैर जमा रहे थे तो चारों साइड से इन्हें खतरा बहुत था, और ऊपर से कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद शासन आ गया आराम शाह के हाथ में। लेकिन आराम शाह सिर्फ 1 साल गद्दी पर बैठ पाया। इसी जो कुतुबुद्दीन ऐबक हमने पढ़ा, इसका एक गुलाम था। इसका एक क्या था? गुलाम। और उस गुलाम का नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। बहुत ही शानदार सुल्तान, बहुत ही शानदार सुल्तान। और ये इल्तुतमिश सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कब कुतुबुद्दीन ऐबक मरे, क्योंकि ये भी कभी गौरी का गुलाम था, और अपने राजा के मरते के साथ ही उसने सत्ता को अपनी तरफ ले लिया था, सत्ता हड़प ली थी। और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक मरेगा, इस सत्ता को कौन हड़प लूंगा? मैं। इल्तुतमिश पूरे प्लान के साथ था, और इल्तुतमिश बाकी एक सुल्तान योग्य राजा था, बहुत तगड़ा इंसान था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो 1210 तक कुछ नहीं करा, उसने तो अपने आप को सुल्तान तक घोषित नहीं करा, खिलत की डिग्री तक नहीं ली। अब जब 1210 में मर जाता है, तो 1210 में इसका बेटा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हुई, तो इसका बेटा था आराम शाह। देखो समझो, 1210 में इसकी हो जाती है मृत्यु, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की होगी मृत्यु। तो 1210 से 1211 तक इसका बेटा होता है आराम शाह। आराम शाह वो गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। ये पावर में होता है बहुत, ये इल्तुतमिश इसको जाके क्या कर देता है? मार देता है, गद्दी से हटा देता है, और जाके 1211 में गद्दी पर जाके बैठ जाता है। तो ये तो 1 साल के लिए था, इसको हमें पढ़ना भी नहीं है, खास हमें तवज्जो भी नहीं देनी। 1 साल के लिए बीच में आराम शाह बहुत छोटे कार्यकाल के लिए आता है, लेकिन खास कोई काम नहीं करता। इल्तुतमिश का जो गुलाम था,
इसका क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, वो आराम शाह को मार के गद्दी को हड़प लेता है और शासन करने लगता है। अब देखिए मैंने तुम्हें बताया था गौरी के 3 गुलाम थे, एक था ऐबक, एक का नाम था कुवाजा और एक का नाम था यालदोज। ये 3 गुलाम थे। मैंने तुम्हें बताया था इन दोनों की प्लानिंग थी कि जैसे ही ऐबक मरेगा हम आके दिल्ली पे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही ऐबक मरा, दिल्ली पे कंट्रोल किसने कर लिया, इल्तुतमिश ने। तो इन्होंने आके इल्तुतमिश पे हमला किया कि भाई दिल्ली की गद्दी तो हमें मिलनी चाहिए, तू कैसे लेके बैठा है। इल्तुतमिश ने बोला मैं अब लूंगा भाई, योग्य हूं मैं, तुम जाके चुपचाप लाहौर लो, वरना लाहौर भी तुम लाहौर वगैरह लो जाके, वरना वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो ये दिल्ली को हड़पने के लिए इल्तुतमिश पर अटैक कर देते हैं। कब करते हैं, 1215 में। 1215 में इनमें एक लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध। अब देखिए यहां पे तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में, फर्स्ट वॉर। किस किस के बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, 1192 में। किस किस के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ। लेकिन 1194 में जो युद्ध हुआ था वो तराइन का तीसरा युद्ध नहीं था, वो था चंदावर का युद्ध। किसका युद्ध, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो ये हुआ जयचंद्र के बीच में, और जयचंद्र के साथ साथ गौरी, इसमें भी गौरी जीता, ठीक है। लेकिन देखो तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का पहला युद्ध हो रहा है 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा है 1192 में, और तराइन का तीसरा युद्ध हो रहा है 1215 में। किस किस के बीच में, तो इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के साथ साथ यालदोज अटैक करता है। कौन अटैक करता है, यालदोज। क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि उसको दिल्ली की गद्दी चाहिए। कुवाजा हार मान जाता है, कुवाजा जानता है मेरे जीतना बस की इससे नहीं है, तो यालदोज अटैक करता है इल्तुतमिश, और गद्दी के लिए इनमें लड़ाई होती है। और ये अगेन तराइन में ही लड़ाई होती है जहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान लड़ते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तराइन का तीसरा युद्ध। इस युद्ध में इल्तुतमिश बड़े आसानी से जीत जाता है, आसानी से जीत जाता है और इसको मार देता है। इधर ये अटैक करता ही नहीं, आराम शाह को भी मार देता है। अब इल्तुतमिश का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है, और इस क्रम में अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का कोई दूसरा राजा बनता है या सुल्तान बनता है, तो वो कौन बन जाता है, इल्तुतमिश, ठीक है। अब इल्तुतमिश को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ये समझते और लिखते रहना भाई, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हमारा शुरू होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पे बैठता है और 1236 तक रहता है, मोटे मोटे 35 साल, 35 नहीं, ये हो गए 25 साल। 25 साल अगर गद्दी पर कोई बैठता है तो कौन बैठता है, इल्तुतमिश। देखो जिस समय ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको सूबेदार बना रखा था यूपी का। कहां का सूबेदार बना रखा था, यूपी का, ठीक है। तो यूपी का सूबेदार इसको बना रखा था, और यूपी में भी एग्जैक्ट अगर जगह पूछी जाए तो यहीं पे पड़ती है बदायूं, वेस्टर्न यूपी में एक जगह पड़ती है बदायूं, बदायूं का ये सूबेदार था, ठीक है। और इल्तुतमिश बड़ा चहेता था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और साथ में जैसे ऐबक ने मोहम्मद गौरी की लड़की को फंसाया था, वैसे ही सेम इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की को फंसा लेता है। तो यहां पे इसको भी एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है, गद्दी संभालने का। समझे, देख रहे हो इनमें क्या चल रहा है। और देखो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। अभी तुम आगे बढ़ोगे एक गुलाम और आएगा, तो सारी इसमें गुलामी तो राजा बन रही है, इसलिए इस वंश का नाम क्या रख दिया, गुलाम वंश, क्योंकि गुलामों के हाथ में क्या जा रही है, सत्ता। देखो इल्तुतमिश के बनने के साथ ही पहली बार में ये क्लियर हो गया था कि जो राजा बनेंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे, क्योंकि इल्तुतमिश तो वंशानुगत था ही नहीं, इल्तुतमिश तो गुलाम था। अगर वंशानुगत होता तो भैया इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा बैठता, फिर उसका बेटा बैठता, फिर उसका बेटा बैठता, फिर उसका बेटा। लेकिन शुरुआती दौर में हमें दिख गया कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, और कोई भी बन सकता है, बस तुम में योग्यताएं होनी चाहिए थी। तो इल्तुतमिश बन गया। इल्तुतमिश राजा बनते के साथ ही सबसे पहले तो लेता है खिलत की डिग्री, खिलत की डिग्री लेकर शपथ लेता है, और शपथ लेने के बाद अपने आप को सुल्तान घोषित करता है, सुल्तान घोषित कर देता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है, अब इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि मैंने बताया अभी दिल्ली सल्तनत धीरे 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 भारत में अपने पैर जमा रही थी,
और उसको चारों साइड से, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व पश्चिम, हर साइड से खतरा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी से भी खास लड़ाइयां नहीं करी, लेकिन इल्तुतमिश धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू करता है। वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करता है, अपनी आर्मी के साथ एक योजनाएं बनाता है और अपने आसपास के एरियाओं को जीतना शुरू करता है। ठीक है, इसी क्रम में ये जाता है मेवाड़। सबसे पहले तो नहीं, लेकिन एक इसका युद्ध होता है मेवाड़ से। कहां से होता है? मेवाड़ से इसका युद्ध होता है। मेवाड़ के उस समय राणा होते हैं जैतर सिंह। मेवाड़ के उस समय राजा होते हैं जैतर सिंह। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं भुताला का युद्ध। ये देखो पूछा जाता है भुताला का युद्ध। भुताला का युद्ध किस किस के बीच में होता है? इल्तुतमिश के बीच में। और इल्तुतमिश से लड़ने कौन आते हैं? जैतर सिंह। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। जब राजस्थान गए थे तो जैतर सिंह के इतिहास में समर सिंह आते हैं, समर सिंह के बाद ये रतन सिंह आते हैं। रतन सिंह वही पद्मावत वाले। ठीक है, हम आगे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपने समाज को अपने विस्तार करने के लिए, दिल्ली सल्तनत का एरिया बढ़ाने के लिए इल्तुतमिश जैसे ही राजा बनता है उसके कुछ समय बाद जाके अटैक कर देता है मेवाड़ पे, राजस्थान वाले एरिया पे। जैसे अगर आप मैप से समझेंगे तो देखिए, ये तो पूरा दिल्ली था, यहाँ पे ये पूरा बड़ा सा, ज्यादा बड़ा बन गया, ये दिल्ली था और ये राजस्थान से सीमा लगती थी, तो ये जाके यहाँ पे मेवाड़ पे अटैक कर देता है इल्तुतमिश। उस समय यहाँ पर मेवाड़ के राजा कौन है? जैतर सिंह। जैतर सिंह इल्तुतमिश को ऐसी मार मारते हैं, ऐसी मार मारते हैं, इल्तुतमिश पांव में से चप्पल उतारता है, चप्पल लेता है हाथ में और बिना पीछे देखे गोली की रफ्तार से भाग जाता है, क्योंकि जानता है भैया गलत भिड़ गई। ठीक है, पंगा नहीं लेता, तो मेवाड़ में जाके नहीं लेता। लेकिन उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो रणथंभौर वगैरह को जीत लेता है। राजस्थान में और जगह पड़ती है रणथंभौर, वहां का राजा इतना मजबूत नहीं होता, तो रणथंभौर को अपने काबू में कर लेता है। इधर बिहार बंगाल की साइड जाता है, उनको अपने काबू में कर लेता है। और तो और इसके समय में सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है कि पूरे संसार का आज तक का सबसे दरिंदगी वाला ग्रुप जो था, जो वंश था, वो था चंगेज खान का वंश। चंगेज खान मतलब हमारा तो अभी मोटिव है कि हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। कभी जब भी हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो मैं चंगेज खान के बारे में आपको बताऊंगा। उसकी नीति हुआ करती थी कि जो अपने भाले में जितनी ज्यादा मुंडी भर के लाएगा उसको मैं उतनी ही बहादुरी सेनापति का अवार्ड दूंगा। अगर किसी के भाले में मुंडी पूरी नहीं भरी हुई है, मान के चलिए भाला इतना बड़ा है, ठीक है, तो आपकी मुंडी पूरी ऊपर तक होनी चाहिए। मान के चलिए अगर एक मुंडी खाली रह गई, आप नहीं भर पाए, और आप जाके चंगेज खान के सामने अपना ये ले जाके रखा कि मेरी एक खाली रहेगी। चंगेज खान ऐसा था, उसकी काट के इसमें भरवा दिया करता था कि अगर तू सिर्फ एक भाला मुंडियों से नहीं भर पा रहा है तो मेरी सेना में रह के क्या करेगा। कहा जाता है जब मंगोलों का राजा थे, जब लड़ने जाता था तो चील बिलौए इतने खुश हुआ करते थे कि आज हमारी दावत है, क्योंकि नरसंहार करता था। और एक समय ऐसा था कि मंगोल चाइना से लेके और पूरा भूमध्य सागर तक, पूरा यूरोप, पूरा अरब, पूरा पाकिस्तान, बस हम तो बहुत खुशनसीब रहे कि उसकी नजर भारत पे नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, भारत के जस्ट बराबर में सिंध पड़ता है। सिंध से मैंने कल भी तुम्हें नक्शे में समझाने की कोशिश करी थी, ये वाला एरिया सिंध का है, नीचे वाला थोड़ा, ये वाला एरिया सिंध का एरिया है। ठीक है, यहां तक ये मंगोल आके कब्जा कर लेते हैं। इवन ये पंजाब में भी घुसने की कोशिश करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, बलबन के टाइम तक मंगोल आके पंजाब को भी घेर लेते हैं। ये बात पता चलती है इल्तुतमिश को पता चलती है कि मंगोल का हम पे अटैक हो सकता है। लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि मंगोल से हम नहीं लड़ सकते, अभी हम इतने पावरफुल नहीं है, अभी तो हमारे भारत में इतने दुश्मन है, तो जब हम भारत के छोटे छोटे दुश्मनों से ही नहीं लड़ पा रहे तो हम मंगोलों से कैसे लड़ेंगे। इतने ही यहाँ पे अरब में एक राजा होता है जिसका नाम होता है माकबरनी। पूरा नाम लिख देता हूं, जियाउद्दीन माकबरनी। जियाउद्दीन माकबरनी, इस जियाउद्दीन माकबरनी पर जाकर अटैक कर देता है चंगेज खान। जब जियाउद्दीन माकबरनी को पता चलता है कि रे भैया मारने आ रहा है चंगेज खान, ये चुपचाप अपना यहां से एरिया छोड़ के आ जाता है और इल्तुतमिश के पास आके शरण ले लेता है। तो इल्तुतमिश उसको शरण देता है। हाँ बताओ बस भाई, शरण दो, अगर कोई आया है शरणार्थी है तो उसको शरण दो, ये तो सबके धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं। तो इसको शरण दे दी जाती है। फिर इल्तुतमिश बोलता है कि ठीक है तुम भाग के जान बचाने के लिए आए हो, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें मारने कौन आया है। तो बोलता है साहब जी चंगेज खान आया है। इल्तुतमिश बोलता है भाग यहां से, भाग, अगर उसे पता चल गया कि तुझे मैंने रख रखा है तो तेरी वजह से मैं और न पाऊंगा, मुझे और मारेगा, भाग। और चंगेज खान के डर से इल्तुतमिश क्या कर देता है, माकबरनी को भगा देता है। ये बहुत ठीक करता है इल्तुतमिश। अगर उस समय
इसको अपने दरबार से नहीं भगाता तो उस समय भारत में न जाने कितनी मौत होती, क्योंकि अगर चंगेज खान माकबरनी को ढूंढता हुआ भारत में घुस जाता, उसने नदी पार नहीं करी थी। अगर आप इतिहास में थोड़ा ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में पार आने के लिए बहुत सतलज व्यास नदी है, बहुत बड़ी बड़ी सिंधु नदी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से पार करके आपको भारत में घुसने देती है। और तो ये चंगेज खान इतने युद्ध लड़ रहा था कि उसकी आर्मी थक चुकी थी, वो बोल रही थी साहब हम नदी पार नहीं कर पाएंगे, आप नदी से यहीं लड़ लीजिए जितना लड़ना है हमको। इसलिए चंगेज खान सिर्फ भारत पर अटैक करने नहीं आया, लेकिन जब इल्तुतमिश को पता चले कि माकबरनी इसलिए मेरे पास भाग के आया है कि चंगेज खान उस पर अटैक कर रहा है, तो इल्तुतमिश ने माकबरनी को भगा दिया था। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि माकबरनी के समय किसने अटैक किया था? चंगेज खान। माकबरनी को शरण किसने दी थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये याद रखना, इल्तुतमिश ने किसको शरण दी थी? चंगेज खान को। और मुताला के युद्ध में भी ये हारा था इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखो होता क्या है, धीरे धीरे अपने पैर फैलाने शुरू कर देता है। ये ईस्ट में जाता है, छोटी छोटी जगह को जीतना शुरू कर देता है, और जीतने के बाद थोड़ा सा अपने साम्राज्य को बड़ा कर लेता है। थोड़ा सा यूपी जीत लिया, थोड़ा सा बिहार जीत लिया, थोड़ा सा राजस्थान जीत लिया, थोड़ा सा गुजरात जीत लिया, थोड़ा सा मालवा जीत लिया। पूरा जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत को चारों साइड से थोड़ा सा पहरेदार विस्तार अगर कोई करता है तो इल्तुतमिश करता है, कर लेता है, 2-4 युद्ध हारता है, लेकिन ज्यादातरों में इसकी जीत हो जाती है। लेकिन ये जानता था कि अगर मेरे को अच्छे से सरकार चलानी है, अच्छे से अगर शासन करना है, तो मुझे कुछ मिनिस्टर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आज भी हमारी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए सेक्रेटरी रखे जाते हैं, वो राय देते हैं, उनको मशवरा देते हैं कि आप सर ऐसे कीजिए। ऐसे ही इल्तुतमिश उस समय समझ गया था कि मेरे को राय मशवरे के लिए कोई टीम चाहिए, तो इसने एक दल बनाया जिसको बोला गया चालीसा दल। चालीसा दल, चालीसा दल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें 40 लोग थे। कौन थे? 40 लोग थे। 40 लोगों का एक दल था, एक ग्रुप था, इसलिए इसको बोला गया चालीसा दल। चालीसा दल का निर्माण किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, इस चालीसा दल में कौन थे? 40 तुर्क सरदार थे। तुर्क ये वही जनजाति है जो अफगानिस्तान से यहाँ आए थे, और ये सारे के सारे एक तो सरदार थे, और कहाँ के थे? तुर्क जनजाति के। अफगानिस्तान में मैंने बताया एक जाति थी तुर्क, उस तुर्क जाति के सारे सरदार थे, और सारे के सारे बहुत अमीर थे, बहुत कुलीन थे, पैसे वाले थे, दिमागदार थे। ये बहुत अच्छी राय दे सकते थे इल्तुतमिश को, इसलिए इन 40 जनों की टीम बनाई इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने बोला कि आप मेरे को राय देंगे कि कैसे, किस चीज में मेरे को कैसे निर्णय लेने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन 40 दल आगे जाके इनके लिए हो गया खतरनाक। इस 40 दल में सारे थे मजबूत, पढ़े लिखे, अमीर, कुलीन वर्ग के लोग। ये आगे जाके डिसाइड करने लगे कि कौन राजा बनेगा कौन नहीं, जो कि बहुत गलत बात थी। हम आगे भी पढ़ेंगे, इसलिए आगे जाके 40 दल को नष्ट करना पड़ा। पहले इनको बनाया गया इसलिए सो दैट ये राय दे सके, लेकिन जब इनको लगा कि सब तो हमारी मान रहे हैं, तो ये अपनी पावर का मिसयूज करने लगे, और फिर ये ऐसा राजा गद्दी पर बैठाने लगे जो इनके कहने पे चले, जो इनका चमचा हो। इसलिए आगे जाके 40 दल को क्या कर दिया गया? समाप्त। लेकिन 40 दल बनाया किसने था? तो 40 दल बनाया था इल्तुतमिश ने। क्यों बनाया था? अच्छी राय देने के लिए। ठीक है, और देखिए भारत में अगर सबसे पहले गुंबद और मकबरे, गुंबद और मकबरे, आप समझते हैं गुंबद क्या होते हैं? गुंबद लाइक ये आप देखेंगे तो ये जितने भी मस्जिद वगैरह होते हैं उनके ऊपर गुंबद होते हैं। तो सबसे पहले भारत में गुंबदों का निर्माण करवाना शुरू करा तो किसने करा? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट, सबसे पहले गुंबद भारत में किसने बनवाए थे? इल्तुतमिश। मकबरे, मकबरे आप जानते हो जहां पर ये राजा महाराजाओं को दफनाया जाता था, सुल्तानों को दफनाया जाता था। जैसे ताजमहल है, ताजमहल क्या है? मुमताज का मकबरा है। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब क्या है? मकबरा है, जिसमें कौन दफनाया गया? हुमायूं दफनाया गया। ठीक है, आप किसी का भी देख लेंगे, जैसे बाबर है, बाबर को कहां दफनाया गया? लाहौर में। वो शुरू से चाहता था मेरे को लाहौर में दफनाया जाए, पहले उसे आगरा दफना दिया था, फिर बाद में पता चला अरे भैया हमारे दादा तो चाहते थे कि उनको कहां दफनाया जाए? लाहौर में, तो वहां से निकाल के उनको लाहौर में दफनाया गया। तो पहले के राजा महाराजा अपने मरने से पहले ही, मुस्लिम लोग अपने मरने से पहले अपने दफनाने की एक जगह बना दी करते थे, बढ़िया सी आलीशान महल जिसको बोला जाता था मकबरा। तो सबसे पहले मकबरे बनवाने अगर किसी ने शुरू करे थे तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, ये जानता था कि अगर मुझे भारत पे लंबे समय तक अगर कंट्रोल बनाए रखना है तो मुझे गरीबों का दिल जीतना पड़ेगा, इसलिए इसने न्याय व्यवस्था कठोर करी। क्या कठोर करी? न्याय व्यवस्था। और न्याय व्यवस्था के लिए इसने देखो कितनी अच्छी चीज चलाई, जिसको भी न्याय चाहिए होगा वो लाल वस्त्र पहन के आ सकता था। मतलब मान के चलिए आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, आप इल्तुतमिश के अधिकारी को क्या कह के थक गए, भाई मेरी बकरी भाग गई, मेरी बहू भाग गई, मेरी चप्पल चुरा लिए, मेरे 2 रुपए चुरा लिए, लेकिन इल्तुतमिश के अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे।
जनरली आपने आज भी देखा होगा, बड़े अधिकारी किसी गरीब की सुनते हैं, बड़े अधिकारी को बात छोड़, यहाँ पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ही अपने आप को सोचता है कि देश चला रहा है, गरीब पब्लिक से बात ही नहीं करते ढंग से। तो ये तो इतने बड़े बड़े अधिकारी थे। तो इल्तुतमिश ने देखा कि हो सकता है मेरे अधिकारी पावर का मिसयूज करने लगे, तो उसने एक योजना चलाई लाल वस्त्र की। अगर किसी को लग रहा है कि इल्तुतमिश के अधिकारी उसको ये न्याय नहीं दे रहे हैं, तो आप लाल वस्त्र पहन के वहां खड़े हो जाना। लाल वस्त्र पहन के खड़े होने का मतलब है आप न्याय मांग रहे हो, ठीक है। तो लाल वस्त्र पहन के न्याय मांगने की व्यवस्था किसने शुरू करी थी भारत में? इल्तुतमिश। क्यों कर रहा है? क्योंकि जानता है कि अगर मैं गरीबों का दिल नहीं जीतूंगा, न्याय अच्छे से नहीं करूंगा, तो कल कोई आके सारे इकट्ठा होकर मुझे लात मार के भगा देंगे। पता चला मैं गद्दी पे बैठ रहा हूं, एक आध आए गुस्से में गद्दी से मुझे नीचे खींच ले कि आजा चल। हो सकता है ना ऐसा कि गद्दी से नीचे खींच ले। तुमने देखा होगा यहाँ पे जो लड़के रहते हैं वो स्टेज पे चढ़ के किसी के साथ भी कभी कुछ करने लगे, कभी कुछ पता थोड़ी नहीं था। तो इल्तुतमिश बड़ी सावधानी से चलता था, ठीक है। और देखो, और तो और इसने एक व्यवस्था शुरू करी जिसको बोला गया इक्ता व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? इक्ता व्यवस्था। देखो इसको समझो, ये क्या होता है। इल्तुतमिश चाहता था कि मेरी आर्मी धीरे धीरे बड़ी हो, क्योंकि मेरी आर्मी अगर बड़ी होगी तो मैं पावरफुल होऊंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा सोल्जर्स होंगे, ज्यादा सैनिक होंगे, तो मैं जाके लड़ सकता हूं किसी भी सामने वाले से। अगर मेरी आर्मी बड़ी है तो सामने कई राजाओं से मैं इकलौता लड़ सकता हूं। लेकिन अगर आप आर्मी रख रहे हो तो जितनी बड़ी आपकी आर्मी होगी उतनी ज्यादा आपको पैसे भी तो देने पड़ेंगे, मंथली सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। अब अगर आप बहुत बड़ी आर्मी रखोगे तो आपका बहुत बड़ा पैसा, एक अमाउंट जो है वो सैलरी बांटने में चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है आपका पैसा घट जाए, क्योंकि सारा पैसा सिर्फ आर्मी को ही थोड़ी नहीं देना भाई, तुम्हें अपनी दिल्ली सल्तनत भी चलानी है, सारी चीजों का ध्यान रखना है। राजा महाराजों के शौक ऐसे होते हैं पूछो मत, रानियों के शौक ऐसे होते हैं, सारे शौक भी पूरे करने थे। तो उसने देखा यार ऐसे तो मेरा सारा पैसा आर्मी में ही बट जाएगा। तो जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे शुंग वंशों से एक व्यवस्था, गुप्त वंशों से एक व्यवस्था चलनी शुरू हुई थी, जिसको हमने बोला था सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था को मुसलमानों ने बोला इक्ता व्यवस्था। इसमें काम के बदले पैसे ना मिलके जमीन मिला करती थी। कि मैं आर्मी में मान के चलो कोई सोल्जर हूं नॉर्मल, और मुझे 10 रुपए महीना मिलता है, तो मेरे को एक जमीन दे दिया करती थी कि 10 रुपए के बदले कितनी जमीन आ रही है, इतनी ये ले, कि हर महीने तुझे इतनी जमीन दे देंगे। तो काम के बदले पैसा ना मिलके जमीन मिलने की व्यवस्था को क्या बोलते थे? इक्ता व्यवस्था। उस समय जमीन की कोई कीमत थी नहीं, तो इक्ता व्यवस्था को भी भारत में शुरू किसने करा था? इक्ता व्यवस्था को भारत में शुरू करा था इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो एक बार हम रिकॉल करते हैं। यहां पे इल्तुतमिश सबसे पहले ये गुलाम था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका कार्यकाल कितना रहा? 1211 से 1236। जब ये राजा बना तो सबसे पहले इसने खिलत की डिग्री ली। खिलत की डिग्री लेके इसने अपने आप को राजा घोषित किया। इसने भारत में चालीसा दल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? चालीसा दल का। इसने भारत में इक्ता व्यवस्था शुरू करी। इक्ता व्यवस्था मतलब पैसे के बदले जमीन। इसने न्याय व्यवस्था को सुधारा। किसको सुधारा? न्याय व्यवस्था को। न्याय व्यवस्था को कैसे सुधारा? लाल वस्त्र पहन करके आप न्याय मांग सकते थे। इसने युद्ध नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? युद्ध नीति। युद्ध नीति इसकी कैसी थी? विस्तार करने की, कि अपने क्षेत्र को क्या करना है? विस्तार करना है। विस्तार में इसने कहां कहां हाथ पैर फैलाए? तो ये राजस्थान गया। राजस्थान में भले ये भूताला के युद्ध में हार गया, लेकिन बाकी जगह जीता। इसने गुजरात को कंट्रोल किया, इसने मालवा को कंट्रोल किया, कुछ हद तक ये बिहार बंगाल भी पहुंच गया, बिहार और बंगाल को भी कंट्रोल किया। तो इसने लगभग इतने क्षेत्रों को क्या करा? कंट्रोल किया। साथ में इसने गुंबद और मकबरे बनवाए। गुंबद और मकबरे बनवाए। ये मेन काम है जो हमें इल्तुतमिश के याद होने चाहिए। ये जैतर सिंह से जो युद्ध लड़ा, जैतर सिंह से इसका क्या हुआ? युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध। भूताला के युद्ध में क्या हो गया? हार गया भले ही, लेकिन युद्ध हुआ था इसका। ये इल्तुतमिश के बारे में पता होना चाहिए। ये काम सारे इल्तुतमिश ने करे थे भारत में। अब देखिए, इल्तुतमिश की एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। सबने सुना होगा रजिया का नाम, रजिया के तो गाने भी हैं। तो जो रजिया सुल्तान थी ना, उसका जो बाप था वो कौन था? इल्तुतमिश। अब देखो, इल्तुतमिश के साथ एक गड़बड़ी थी। इल्तुतमिश के 3-4 बेटे थे, लेकिन सारे के सारे बकलूल।
सारे के सारे बिल्कुल बकलोल, और इल्तुतमिश जानता था कि इन पे किसी पे मेरे मरने के बाद शासन नहीं चलेगा। जब इल्तुतमिश अपने अंतिम दिनों में था तो उसने अपने मरने से पहले अगला जो सुल्तान घोषित किया वो अपनी बेटी को कर दिया, रजिया सुल्तान को। और ये बात बिल्कुल भी कबूल नहीं थी चालीसा दल को। चालीसा दल के जितने भी अमीर लोग थे वो सोचते थे यार हम किसी लेडीज के हुक्म मानेंगे, बट हम तो इतने अमीर हैं, हम तो इतने कुलीन हैं, हम इतने बड़े हैं, हम किसी लड़की का ऑर्डर क्यों मानेंगे। लेकिन इल्तुतमिश ने बोला कि मेरे बेटे इतने योग्य नहीं है कि मैं उन्हें मरने के बाद राजा की गद्दी पर या मरने से पहले राजा की गद्दी पर बैठा हूं, क्योंकि कोई भी पावरफुल राजा आएगा और मेरे बेटे को आसानी से हटा देगा। लेकिन रजिया सुल्तान में वो सारी विशेषताएं थी, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उस गद्दी के लिए बिल्कुल चाहिए थी। इसलिए अपने जीवन काल में ही इल्तुतमिश रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा देता है। लेकिन जैसे ही 1236 में इल्तुतमिश की मौत होती है तो ये जो चालीसा दल है ये जब तक इतने पावर में आ चुके थे कि ये जनता से जाके बोलते हैं कि आप चाहते हो कि आपकी अगली सुल्तान एक महिला हो। और आप जानते हो आज भी महिलाओं की एक्चुअली कहने को तो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज भी महिलाओं की क्या दशा है। आज भी आप देखिए शिक्षा दर में, हायर क्वालिफिकेशन में, या फिर आप पॉलिटिक्स में या बिजनेसेस में देखिए महिलाओं की आज भी जो परसेंटेज है ना वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। शिक्षा में भी आप देखेंगे यहाँ शैक्षणिक संस्थानों में टीचरों की, महिलाओं की संख्या अच्छी हो रही है, कहीं नहीं हो रही, सिर्फ वो ग्रेजुएशन तक है। आप देखिए, आप पीएचडी तक चाहिए, देखेंगे कि मेरे ख्याल से पूरे भारत में 15% भी महिलाएं ऐसी नहीं है जो पीएचडी कर रही है। ठीक है, तो हमारे भारत में आज भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, तो सोचिए उस समय महिलाओं को कैसा सोचा जाता होगा। लेकिन इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया। जैसे इल्तुतमिश मरा, चालीसा दल ने अपने जोर अपना के और रजिया सुल्तान को गद्दी पर ही नहीं बैठने दिया। ये मदद की गुहार लगा रही है कि मेरे पापा तो बोल के गए कि मैं गद्दी पर बैठूंगी, नहीं बैठने दिया। इवन इल्तुतमिश का एक बेटा था बहराम शाह, ये बहुत छोटा था, बिल्कुल वही बिल्कुल छोटा, जो आसानी से इसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता था। चालीसा दल जानते थे कि इसको हम आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको राजा बना देते हैं। जो बोलेंगे, ये बहराम शाह ऐसा था, चालीसा दल जो बोलेगा वही ये करेगा। तो एक्चुअली में राजा की गद्दी पर इसे बिठा दिया। कंट्रोल कौन करते? चालीसा दल। सेम याद आ रही है ऐसी किसी की प्रधानमंत्री की? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह कहने के लिए प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस समय सरकार किसने चलाई? सोनिया गांधी ने। सेम कहने के लिए राजा कौन होता? बहराम शाह, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल कौन कर रहे होते? चालीसा दल। क्योंकि ये तो बिल्कुल बेबुद्धि, बिल्कुल बकलोल, इसे पता ही नहीं था कि गद्दी पे बैठते कैसे, सीधी किधर से, उल्टी किधर से। लेकिन रजिया सुल्तान में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो जब रजिया सुल्तान को इन्होंने गद्दी पर नहीं बैठने दिया इल्तुतमिश के मरने के बाद और बहराम शाह को बिठा दिया, तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन के खड़ी हो गई। हम जानते हैं कि इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था चलाई थी लाल वस्त्र की। जब वो लाल वस्त्र पहन के खड़ी हो गई तो जनता आसपास इकट्ठी हुई और उससे पूछा गया कि आज रानी, साक्षात रानी कैसे लाल वस्त्रों में खड़ी है? तो उसने बोला कि आप जानते हैं मरने से पहले मेरे पिताजी, मेरे वालिद जो थे, मेरे को घोषित करके गए अगली सुल्तान, और ये चालीसा दल पावर में होने के बावजूद मेरे को गद्दी पर नहीं बैठने दे रहा है। तो जनता ने रजिया सुल्तान का साथ दिया, और जनता की जब पावर रजिया सुल्तान पे आ गई तो चालीसा दल समझ गया कि अगर जनता किसी के साथ हो जाए तो उससे लड़ना बेकार है। तब जनता का साथ पाके रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। कब? 1236 में। समझे? तो पढ़ते हैं रजिया सुल्तान को। ठीक है, जब 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, 1236 से, इसका कार्यकाल बड़ा छोटा रहा, 1236 से 1240, सिर्फ 4 साल। किसका? रजिया सुल्तान। कैसे रानी बनी, ये सुल्तान बनी थी? लाल वस्त्र पहन के। इसने बोला कि देखिए जी, मुझे तो पापा बोल के गए थे और ये बनने ही नहीं दे रहे। तो जब जनता का साथ मिला तो 1236 में पहली महिला शासक दिल्ली सल्तनत में, और इकलौती, नॉट पहली, इकलौती, पूरी इकलौती दिल्ली सल्तनत में अगर कोई महिला शासक है तो कौन है? रजिया सुल्तान। बहुत ही बहादुर, बहुत ही वीर, दृढ़ संकल्पी, इतनी निश्चयों से भरी हुई, पूछो मत। ठीक है, जब रजिया सुल्तान रानी बनी तो रानी बनने के बाद इसने बुर्खा वगैरह मुस्लिम की महिलाओं ड्रेस को पहन के आना छोड़ दिया और ये राजा की वेशभूषा में आने लगी। वो कोट वोट देखा होगा, हीरे जवाहरात, टोपी वगैरह बढ़िया सी पहन के आते हैं राजा महलों में। जब भी वो पहन के आने लगी तो और ज्यादा चालीसा दलों ने आपत्ति जताई कि इसको तो ये अधिकार ही नहीं है कि राजाओं के कपड़ों में आए। लेकिन रजिया सुल्तान आई, और रजिया सुल्तान ने भी अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू किया।
इसने अपनी सेनाओं से बोला जाओ और अपने आसपास के जो एरिया हैं उनको जीतो और उसको दिल्ली सल्तनत में मिलाओ। सेना इसकी अच्छा खासा काम कर रही थी और बहुत अच्छी कंट्रोलर थी। इतने ही एक सेनापति होता है इसका मलिक याकूत इसका नाम मिलता है, या कहीं कहीं मलिक खान भी मिलता है। ठीक है, ये अच्छा लगने लगता है रजिया सुल्तान को। मलिक याकूत स्मार्ट होगा भैया, बाल बाल बढ़िया से काट के गोरा चिट्टा होगा, तो मलिक याकूत पसंद आ जाता है रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान इसको अपने अस्तबल का अध्यक्ष बना देती है। अस्तबल मतलब जहां घोड़े वगैरह खड़े होते हैं, और रजिया सुल्तान का एक घोड़ा था, तो जब रानी या राजा घोड़े पे चढ़ेंगे तो उसका घोड़ा पकड़ने वाला एक होगा, हेड होगा, जो उसके घोड़े को संभालेगा। तो रजिया सुल्तान ने बोला कि मेरे घोड़े को अगर कोई कंट्रोल करेगा तो कौन करेगा? मलिक याकूत। तो उस समय ये रिलेशन जोड़ा गया कि देखिए रजिया सुल्तान ने मलिक याकूत को अपने घोड़े पर भी क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया है, जिससे बार बार वो उसके करीब आ सके। लेकिन ये घटनाएं बहुत छोटी थी। अब रजिया सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि आसपास जाके सारे जगहों को जीतना शुरू करो और उनको दिल्ली सल्तनत में मिलाओ। बात आती है जब ये जाती है तवर हिंद। उस समय आज का जो भटिंडा है ना पंजाब का, पहले उसको बोलते थे तवर हिंद। ये आप देखेंगे ना पंजाब भटिंडा पड़ेगा यहाँ पे, तो आज का जो भटिंडा है, आज का जो भटिंडा है, पहले उसका नाम था तवर हिंद। तवर हिंद, तवर हिंद का उस समय जो शासक था या इक्तादार था उसका नाम था अल्तुनिया। अच्छा, तवर हिंद का उस समय शासक कौन था? अल्तुनिया। तो रजिया सुल्तान बोलती है अल्तुनिया से कि भाई चलो अब तवर हिंद को किस में मिला लो? दिल्ली में मिला लो। अल्तुनिया बोल देता है मैं नहीं मिलाऊंगा, मैं इसका अलग राजा रहूंगा, मैं तुम्हें अपनी रानी नहीं मानता, मैं तो इसका राजा अलग सुल्तान हूं, अलग ही सुल्तान रहूंगा। अगर तुम्हें तवर हिंद को या भटिंडा को दिल्ली सल्तनत में मिलाना है तो आओ और पहले मुझसे लड़ो। रजिया सुल्तान ने बोला तू लड़ेगा मुझसे? उसने बोला बिल्कुल लड़ूंगा, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान होगी, अपने लिए होगी, हमसे लड़के देख। तो रजिया सुल्तान को लगता है ठीक है लड़ लेंगे। रजिया सुल्तान जाके युद्ध कर देती है, किससे? अल्तुनिया से। अल्तुनिया रजिया सुल्तान को हराने पे बिल्कुल कगार पे आ जाता है और रजिया सुल्तान हार रही होती है। रजिया सुल्तान तुरंत समझ जाती है कि अगर मैं हारी तो ये समाज मेरे को जीने नहीं देगा कि एक इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत की रानी एक छोटे से एरिया के या राज्य के सुल्तान अल्तुनिया को नहीं हरा पाई तो मेरे थूथू हो जाएगी। तो जब रजिया सुल्तान सोचती है क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तुरंत उसको समझ आता है कि कुछ चाल चली जाए। इस पे ऑफर मार देती है, शादी करेगा मुझसे। तो अल्तुनिया को जब ये बात पता चलती है कि उन्होंने एक ऑफर दिया है कि वो युद्ध को यहीं का यहीं रोक देंगी और साथ में रजिया सुल्तान से मेरी शादी हो जाएगी, अल्तुनिया की तबीयत खुश। क्योंकि भाई एक बात बताइए ना, अगर वो इससे शादी कर लेगा तो लगभग उस समय का जो समाज था इसका रजिया सुल्तान का, वो इतना बड़ा था। अगर शादी कर लेगा तो इस सब का कंट्रोलर कौन हो जाएगा? अल्तुनिया। नहीं करेगा तो सिर्फ कितनी सी जगह मिलेगी? इतनी सी। इसलिए चुपचाप रजिया और अल्तुनिया से क्या कर ली? रजिया ने अल्तुनिया से शादी। देख रहे हैं आप, इसने पहले किसका पागल बनाया? मलिक याकूत। मलिक याकूत एक युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। तो जब मलिक याकूत इसमें लड़ता हुआ मारा गया तो इसके बाद अल्तुनिया से लड़ा, ठीक है, मलिक अल्तुनिया। और मलिक अल्तुनिया से जब हार रही थी तो इससे क्या कर ली? शादी कर ली और वापस ये चले गए। ये बहाना मिल गया चालीसा दल को। जब चालीसा दल को ये बात पता चली तो चालीसा दल ने देखा कि यार अब हम जाते हैं समाज में और सबसे बोलते हैं कि देखो हम तो पहले कह रहे थे इस रजिया सुल्तान को तुम्हें सुल्तान बनाना ही नहीं चाहिए था, तुमने इसको रजिया सुल्तान को शासक बना दिया और देखो जाके क्या कर रही है, अल्तुनिया से जाके शादी कर ली, कल को और किसी से शादी कर लेगी, परसों और किसी से कर लेगी, क्या करोगे तुम? तो समाज में थोड़ी सी रजिया सुल्तान की बात क्या हो जाती है? गिर जाती है। जबकि यार इतनी आदत खराब है ना। तो जब ये बात पता चलती है ना उसको कि रजिया सुल्तान को की क्या कहते हैं उसने सबसे शादी कर ली है, तो रजिया सुल्तान की जब थोड़ी सी बात गिरने लगती है तो इसमें चालीसा दल को मौका मिल जाता है और चालीसा दल अब प्लानिंग बनाते हैं कि देखो रजिया सुल्तान अब जनता की बुरी बन चुकी है, अब हम जाते हैं और चुपचाप वो अभी युद्ध लड़के वापस आ रही है, हम उसको दिल्ली नहीं आने देंगे, बीच में कहीं मरवा देते हैं।
और वो मर जाएगी और उसके बाद हम एक अगला राजा बनाएंगे इल्तुतमिश का बेटा ही, लेकिन ऐसा बनाएंगे जो हमारे कहने पे चले। और जब रजिया सुल्तान इस अल्तुनिया के साथ वापस आ रही होती है तो हरियाणा में एक जगह पड़ती है कैथल नाम की। उस कैथल नाम की जगह पे गुंडों से, जो गुंडे होते हैं ना, उनको डाकू गुंडों से उनको जंगलों में छुपा दिया जाता है। और जब रजिया सुल्तान लौट रही होती है तो रजिया सुल्तान की हत्या करवा देती है। रजिया सुल्तान की हत्या करवा दिया जाती है। अगर आप देखेंगे ना एक्चुअल में, अगर चालीसा दल को इतनी क्या कहते हैं आपत्ति थी रजिया सुल्तान की इतनी सारी शादी करने से, तो अरे उससे पहले राजा महाराजा 15-15 शादी करते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक इतनी बड़ी सुल्तान ने अगर 4 शादी कर ली तो क्या प्रॉब्लम है भाई? उससे पहले राजा महाराजा भी तो 15-15 शादी बीवियां रखते थे ना, अपनी महारानियां रखते थे। तो रजिया सुल्तान ने अगर इस तरीके से अपने सोशल इंपावरमेंट को बनाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अगर एक ऑफर दे दिया तो चलता है, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन चालीसा दल नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे, क्योंकि रजिया सुल्तान चालीसा दल की एक बात नहीं सुनती थी। और चालीसा दल का फिर क्या नेतृत्व रह गया? अगर रजिया सुल्तान की बात ही नहीं सुनते तो चालीसा दल चाहता था कि कैसे भी रजिया सुल्तान को निपटाया जाए, और हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान को मरवा दिया जाता है। और उसके बाद इल्तुतमिश के बेटे को दोबारा से राजा सुल्तान बना दिया जाता है। और लगभग फिर 25-30 साल जो शासन संभालते हैं वो कहने को राजा बैठते हैं, लेकिन शासन संभाल रहे होते हैं चालीसा दल। और अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि अगला रजिया सुल्तान के बाद कोई वीर इसमें सुल्तान बनता है, तो वो बनता है बलबन। और बलबन कैसे चालीसा दल को पूरी तरह खत्म कर देता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद हमारा गुलाम वंश हो जाएगा पूरा। ठीक है, होपफुली आपको सब समझ आया होगा। अच्छे से इसके नोट्स बनाना, सब लिखते रहना। ठीक है, आज हमने तीनों को पढ़ लिया अच्छे से। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया, इल्तुतमिश को पढ़ लिया, रजिया सुल्तान को पढ़ लिया। अगली क्लास में हम बलबन को पढ़ के ग्रुप ये अपना गुलाम वंश खत्म कर देंगे और फिर हमारा खिलजी वंश शुरू हो जाएगा। खिलजी वंश में हमें सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को अच्छे से पढ़ना है। जलालुद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी को कोई खास हमें नहीं पढ़ना। फिर तुगलक वंश में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें हमें गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ना है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक को, फिर फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।